यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमए प्री का थर्ड पेपर, जिसका नाम है मानव विकास। इसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपका फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है मानव विकास, इसमें जो आपका पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मानव विकास का परिचय। इसमें मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता, बल्कि जीवन का प्रारंभ गर्भधारण से के समय से होता है। मानव का जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है, जिसमें मानव प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण में पदार्पण करता है। आइजनेक के अनुसार मानव विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम गर्भधारण से लेकर परिपक्वावस्था तक मानव की शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। फिर उसके बाद में मानव विकास के सिद्धांत। नंबर 1, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। प्राणी का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। नंबर 1, मस्तकाधोमुखी दिशा में। नंबर 2, निकट दूर दिशा में। मस्तकाधोमुखी दिशा विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्था में विकास का यही क्रम रहता है। भ्रूणावस्था में भी पहले सिर का विकास होता है, फिर बाद में यह निचले भागों का विकास होता है। उदाहरण, यदि बालक को पेट के बल नीचे लिटा दिया जाता है तो सबसे पहले वह अपने सिर, मुख तथा गर्दन को उठाता है। कुछ दिनों बाद वह अपने पेट को भी उठाने लगता है। नंबर 2 है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर रहता है। नंबर 3, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। नंबर 4, विकास में व्यक्ति भेद रहते हैं और इस प्रकार विकास क्रम में भिन्नता पाई जाती है। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है अनुवांशिकता से क्या समझते हैं। अनुवांशिकता में वंशानुकरण, वातावरण, इनमें 2 है ये क्वेश्चन। वंशानुकरण में आप बताओगे प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार संबंधी गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए गए गुणों का योगफल है। जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंडाणु में उपस्थित संभावित गुणों का योगफल ही वंशानुक्रम कहलाता है। बच्चों के विकास पर वंश परंपरा का अभाव निम्न रूप में देखा जाता है। नंबर 1, लिंग भेद। स्त्री पुरुष के लिंग भेद से उनके शारीरिक लक्षणों में भेद होता है, उसका कारण आनुवांशिकता का प्रभाव ही है। नंबर 2, शारीरिक लक्षण। लिंग भेद के अतिरिक्त अन्य शारीरिक लक्षण जैसे कद, बालों का रंग व बनावट, चेहरे की बनावट, आंखों की बनावट और रंग आदि शारीरिक लक्षण भी विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न होते हैं। ये तो जैसे आपका जो अनुवांशिकता वाला था क्वेश्चन वो था। उसके बाद में तीसरा, बुद्धि पर प्रभाव। अनुवांशिकता और बुद्धि के विषय में अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न है। नंबर 1 है प्रजातीय। नंबर 2, पैतृक। नंबर 3, कालिका वंश। अब इसके बाद में वंशानुकरण व वातावरण का महत्व। विद्यालय में बच्चे विभिन्न परिवारों तथा वातावरण से आता है। ये तो अपने जानते हैं कि विद्यालय हो चाहे स्कूल हो, उसमें जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न परिवारों से और विभिन्न वातावरण से होते हैं। एक जागरूक शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक जागरूक जो शिक्षक होता है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वे सभी बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण से परिचित हो जाए तथा उनके घर परिवार, सामाजिक परिवेश को भी जाने। इसमें बहुत सी समस्याओं का निराकरण वे समय कर ले। इसके बाद में नंबर 3, सीखने का अर्थ। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपका सीखने का, तो इसमें आप बताओगे शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। इस प्रकार शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत बालक जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम व्यक्ति के बाहर प्रकट होने वाली मूर्त या स्पष्ट घटना न होकर के आंतरिक प्रक्रिया है, प्रतिफल है, जो व्यवहार संबंधी क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से परिलक्षित होती है। इस प्रकार अधिगम से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना है। ये तो आपकी होगी फर्स्ट जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपकी सेकेंड यूनिट उसके है मानव व्यवहार के सिद्धांत। नंबर 1 है व्यक्तित्व सिद्धांत। नंबर 2, संज्ञात्मक सिद्धांत। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताना है इसका डिटेल से। तो व्यक्तिगत सिद्धांत चलते हैं अपने व्यक्तिगत सिद्धांत पे। तो इसमें अपने बताएंगे व्यक्तिगत का विकास
उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब बालक माँ के पेट में होता है। जन्म के बाद बालक का विकास तीव्र गति से चलता है। व्यक्तित्व के भिन्न लक्षणों का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा भिन्न भिन्न आयु स्तरों में होता है। फिर नंबर 2 है संज्ञानात्मक सिद्धांत। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपनों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अथवा अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे इन प्रयासों के द्वारा उसे मतलब विभिन्न उद्दीपनों का बोध होता है। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें आप बताओगे कि जन्म के कुछ समय बाद ही बालक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है और बालक एक विकासशील प्राणी है जिसकी कुछ शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं बालक को क्रियाशील बनाती है और उसके व्यवहार का कारण बनती है। फिर आपकी है नंबर 3 यूनिट जो है, ये तो आपके 2nd यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका 3rd यूनिट है बालक को गर्भाधान से विकास। इसमें है गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है डिंबावस्था या बीजावस्था, गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक। नंबर 2 है भ्रूणावस्था, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक। नंबर 3 है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीसरे माह के प्रारंभ में जन्म लेने के समय तक। पहला है जैसे डिंब अवस्था, इसमें आपको बताना है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। फिर इस अवस्था में गर्भस्थ जीव जो है वो अंडे के आकार का होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। नंबर 2 है जैसे भ्रूण अवस्था, इसमें आपको बताना है गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था जो है तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक चलती है और गर्भकालीन दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियां का निर्माण इसी अवस्था से होता है। फिर उसके बाद में गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह गर्भकालीन विकास की तीसरी और आखिरी अवस्था है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। यह तीसरे माह से प्रारंभ होकर जन्म लेने के पूर्व तक होती है। फिर उसके बाद में 2nd जो आपका क्वेश्चन है शारीरिक व मोटर विकास, इसमें आप बताओगे कि एक नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 जैसे लंबाई तथा भार। जन्म के समय एक सामान्य शिशु की औसत लंबाई जो होती है 195 इंच तथा भार लगभग 7 से 5 पाउंड होता है। फिर वंशानुक्रम और वातावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण इसमें भी परिवर्तन होते हैं। नंबर 3 माँ का भोजन। यदि माँ का आहार संतुलित व पौष्टिक नहीं होता है तो विशेष रूप से उसमें वृद्धिवर्धन तत्व जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी रहती है तो शिशु की लंबाई व भार जो है वो कम रहता है। नंबर 2 आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक संपन्नता तथा विपन्नता शिशु की लंबाई। यदि माता पिता साधन संपन्न है तो वह माँ का आहार गुण और परिणाम दोनों ही क्या है, अच्छे होंगे। नंबर 3 जो है वो है शिशु की क्रियाशीलता। वैज्ञानिकों के अनुसार जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील रहते हैं तो उनकी शक्ति का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। नंबर 4 है बालक का जन्म क्रम। इसमें जन्म मेरिटेट के अनुसार गर्भवती स्त्री का पहला बच्चा बाद के बच्चों की अपेक्षा जो है लंबाई में 1% छोटा तथा 9% हल्का होता है। फिर उसके बाद में यूनिट 4, ये तो आपकी 3rd यूनिट की होगी। 4th यूनिट में किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपको बताना है कि 13 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति से प्रारंभ होती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये अवस्था जो होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1 किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि इसमें लंबाई में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था के पश्चात बालिकाएं अपनी आयु के बालकों से लंबाई में अधिक होने लगती है। नंबर 2 भार में वृद्धि। शारीरिक भार में वृद्धि सबसे अधिक वह किशोरावस्था में होती है। बालक के भार व बालिकाओं के भार में अंतर रहता है। 11 से 14 वर्ष के बच्चे बीच बालिकाओं का वजन सामान्य आयु के लड़कों से अधिक हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका शारीरिक अंगों का अनुपात। शरीर के सभी अंग अनुपात में आ जाते हैं। सिर, मुंह, भुजाएं, पैर तथा धड़ सभी शारीरिक अवयव समुचित अनुपात ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद में त्वचा तथा बाल। चेहरे की बनावट में आश्चर्यचकित परिवर्तन आते हैं। बालकों की त्वचा में निखार आ जाता है और बालकों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाने के कारण उसके चेहरे की जो कोमलता होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में दांतों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। ये तो थी आपकी 3rd। जैसे इसका एक लास्ट जो क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास का महत्व। व्यक्तिगत का विकास उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब बालक माँ के पेट में होता है। जन्म के बाद बालक का विकास तीव्र गति से होता है। व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न लक्षणों का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न आयु स्तरों से होता है। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। ये तो थे आपकी 4th यूनिट के। 5th यूनिट जो है आपकी उसमें है वयस्कता।
तो इसमें आपको बताना है वयस्कता का युवावस्था, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। प्राचीन समय में यह अवस्था जो थी गृहस्थाश्रम कहलाती थी, जिसका महत्व ऋषि मुनियों ने भी स्वीकारा है। यह अवस्था जिम्मेदारियों के वहन की, कर्तव्यों के पालन की अवस्था है। व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव तथा जीवन यापन के स्वरूप को निश्चय इसी दौरान करता है कि उसे किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना है। युवावस्था की विशेषताएं जो है, युवावस्था व्यवसाय के चुनाव की अवस्था है, युवावस्था व्यवसाय के चुनाव है उसे आगे बढ़ाने की अवस्था है, स्कूली पढ़ाई पूरा करना, कॉलेज में पढ़ने लगता है। फिर नंबर 2 युवावस्था उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव की, इसी टाइम वो जो है अपने जीवन साथी का भी चुनाव करता है। वो अपने तरीके से, जो आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं ही कर लेते हैं, माता पिता तक नौबत आने नहीं देते हैं। नंबर 3 जो है युवावस्था विवाह बंधन में बंधने की अवस्था होती है। नंबर 5 युवावस्था स्थानोपति व उनके पालन की अवस्था है, लालन पालन की अवस्था है। नंबर 6 युवावस्था सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्धारण की अवस्था है। फिर आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या है कि यौनावस्था कब आती है, कब चली जाती है, इसका कुछ भी क्या है अब पता नहीं लगता। इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष से माना जाता है। यह जीवन की अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो है शारीरिक व मानसिक शक्तियों व क्षमताओं का कम हो जाना, रुचियों और मनोवृत्तियों में तेजी से परिवर्तन आना, जिससे समायोजन क्षमता में कमी होती है, महत्वाकांक्षा कम हो जाती है, सामाजिक संपर्क कम हो जाता है, उदासीन का भाव तेजी से विकसित होने लगता है, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, बौद्धिक योग्यता, रचनात्मक क्षमता, चिंतन, सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो मैं आपको इनकी जो वृद्धावस्था की जो अवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक से थोड़ा सा हटके बताना चाहूंगी कि जो आज जो वृद्धों की, जो बुजुर्गों की समस्याएं चल रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी। अगर आपको सही लगे तो कमेंट में जरूर लिखना कि सही है या नहीं है। जो आज की जो मैं बता रही हूँ अवस्थाएं जो बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है, थोड़ी सी 2-3 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। बुजुर्ग जब तक काम करने में सक्षम होते हैं, मतलब जब तक वो कार्य करते हैं तब तक वो अपने घर के अंदर उन्हें पूछा जाता है, मतलब उनकी इज्जत की जाती है। और अगर वो मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं होते तो उनको कदम कदम पर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। 2 बच्चों के बीच भटकने पर वह मजबूर हो जाता है। लास्ट में उन्हें क्या होता है कि वो वृद्धाश्रम की शरण में उन्हें जाना पड़ता है। शायद यही जीवन की सच्चाई भी है। आज हम उन्हीं बुजुर्गों के सहारे, कभी हम भी अपने बुजुर्गों के सहारे उंगली पकड़कर चलना सीखे थे, वहीं अब उनके बुजुर्ग होने पर हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि ये ही हाथ जब हमारे सिर पर आशीर्वाद बनकर रहते थे तो दुनिया की सारी दुआएं हमारे साथ होती थी। हम आज के टाइम में देखो अपने माता पिता को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। जब वो पूछते हैं बेटा कैसे हो, कैसे नहीं हो, हालचाल पूछते हैं तो अपने कहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में ये कहना चाहिए कि आज कई घर ऐसे हैं जहां हमने बुजुर्गों को बेइज्जत होते देखा है, बार झिड़कना, उनसे बात ना करना और अपने बच्चों को भी न बोलने देना। तो आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से एक बात उन व्यक्तियों से कहना चाहूंगी जिनके घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। चाहे बुजुर्ग लाख कोशिश कर ले आपके लिए अच्छा करने की, तब भी आपको उनका एक भी किया हुआ कार्य पसंद नहीं आता। कुछ 2 लाइनें कविता के माध्यम से उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहूंगी जो बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो मैं उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहूंगी जो लास्ट में अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम भेज देते हैं। देखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दीजिए, फल न सही छांव तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में रहने दीजिए। दौलत तो नहीं कमा सकते लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। लेकिन जो आज का जो युवा साथी है, जो आज की जो जनरेशन है, मतलब कई घरों में मैंने ऐसे देखा है, तो वो क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है, माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा स्टेटस में लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए।
अगर आप उनकी इज्जत करेंगे और उनकी दुआ लेंगे तो शायद आप सभी मुश्किलों से पार निकल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।